सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो आज ना हम 1757 ईस्वी के जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और हम ना चीजों को अच्छी तरह से समझते चलेंगे, क्योंकि रटिएगा ना तो आज रटिएगा ना तो कल भूल जाइएगा। तो वैसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे रटने से क्या फायदा। थोड़ा सा अगर टर्न करेगा और फिर आप घूम जाइएगा, थोड़ा सा गुगली बॉल आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, एग्जाम में आप गिर जाइएगा। तो रटिएगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे, ठीक है। देखिएगा, हम ना क्या बताए थे कि 1740 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो चुका था, सरफराज का। ये सरफराज का हत्या किसने किया था, तो यही अलीवर्दी खां कर दिया था। क्यों कर दिया था वो हम सब कहानियां बता चुके थे। क्योंकि इसे बनना क्या था, बंगाल का नवाब बनना था। तो यही बंगाल का नवाब बनने के चक्कर में सरफराज की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब सरफराज के वंश से तो ये है नहीं अलीवर्दी खां। तो जब सरफराज के वंश से है नहीं तो अब क्या करता है, घूस के तौर पर या जो भी कहिए, ये 2 करोड़ रुपया मुगल साम्राज्य को देता है। यानी मुगल की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है अभी, देखिए बात कब का है, 1740 ईस्वी का बात है। तो देखिए 1740 ईस्वी का बात है, तो जब हम मुगल पढ़ रहे थे तो मुगल में कब तक था, तो ये 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक कौन बना था शासक। तो 1719 से 1748 ईस्वी तक कौन था, तो यही रंगीला बादशाह था। तो क्या रंगीला बादशाह मजबूत शासक था, तो बोले कि नहीं, ये तो लड़की के चक्कर में रहता था। लड़की के चक्कर में रहता था इसलिए इसे क्या बोला जाता था, रंगीला बादशाह बोला जाता था ना। और जब रंगीला बादशाह कमजोर शासक था, तो अब ये क्या करता है कि अलीवर्दी खां जो है एक फायदा उठाता है। फायदा क्या उठाता है, फायदा में यही देखता है कि कर क्या लेगा। ये तो खुद तो कमजोर है। ये जो 2 करोड़ रुपया शुरू में जो दिया था और कुछ कर नजराना के रूप में जो दिया था, उसके बाद दोबारा ये कभी नहीं देता है। यानी ये 16 वर्ष तक बंगाल का नवाब रहता है, लेकिन 16 वर्ष में ये दूसरी बार कभी भी इससे कुछ पैसा 1 रुपया भी नहीं देता है। और ये रंगीला बादशाह कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि ये जान रहा है कि हम ही कमजोर हैं, हम उस पर हमला करेंगे तो वो हम ही को लपेट देगा। तो डर इसे भी है, कुछ नहीं करता है। लेकिन उसी के पैरेलल में क्या था ना, ये यहाँ पे उसी के पैरेलल में क्या था, देखिएगा ये हमारा क्या है, इंडिया है। यहाँ पे बंगाल में कौन है, अलीवर्दी खां अभी शासन कर रहा है। तो इसी के पैरेलल में क्या है कि मराठा था। ये मराठा अपनी शक्ति को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर एक साम्राज्य का अंत होता है ना तो दूसरे साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है। अगर एक साम्राज्य का अंत होता है तो दूसरे छोर से दूसरे साम्राज्य का उदय होता है, क्योंकि अब उसकी कमियों को क्या करता है कि ये अपना मजबूती बना लेता है। जैसे में आप खुद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी कौन बैठा हुआ था, मुगल। तो क्या मुगल अब उतनी मजबूत स्थिति में है, तो बोलिए कि नहीं, अब उतना मजबूत स्थिति में नहीं है। क्योंकि 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बाद मुगल साम्राज्य काफी तेजी से अपना सब कुछ खोने लगता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये काफी तेजी से अपने क्षेत्र को कौन बढ़ा रहा था, तो यही बढ़ा रहा था कौन, मराठा। काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो फिर हमने ये भी बताया था कि बाजीराव प्रथम जो था, ये बाजीराव प्रथम तो 1737 ईस्वी में क्या करता है कि मात्र 500 सैनिक लेकर के, सिर्फ और सिर्फ 500 सैनिक, समझ रहे हैं, 500 सैनिक लेकर के दिल्ली में चल जाता है ऐसे घूमने फिरने की, कौन क्या कर लेगा। और रंगीला बादशाह कुछ नहीं करता है। अगर अगर जैसे में हम आपके घर में ऐसे ही घुस जाए तो आप बोलिएगा ना कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो। तो यही है, सिर्फ 500 सैनिक लेकर के चल दिया और रंगीला बादशाह कुछ नहीं बोला। तो समझ गया कि इसकी स्थितियां क्या है, काफी कमजोर है, ये कुछ कर नहीं सकता है। और इसी का लाभ उठाते हुए क्या करता है, यही अलीवर्दी खां इससे भी पैसा देना कौड़ी बंद कर देता है कि तुमको जो करना होगा से कर लेना, हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि समझ ही रहा था। लेकिन ये इसकी तो कमजोरियां को तो पकड़िए लिया था, लेकिन ये जो मराठा जो था, यही अलीवर्दी खां जो क्षेत्र यहाँ पे बंगाल में अभी नवाब बने हुए हैं, यहाँ भी क्या कर रहा था, हमला कर रहा था। और हमला कर करके क्या कर रहा था कि वहां से कुछ लूट करके अपने क्षेत्र में ले आता था, ठीक है। बार बार हमला करता था और इससे अलीवर्दी खां काफी परेशान था। तो अलीवर्दी खां क्या करता है कि छोड़ो ना, इसकी कोई समस्या का समाधान ही कर लेते हैं। ये बार बार तुम हमारे क्षेत्र में आते हो, लूट करके लेकर चले जाते हो। और काफी ये योग्य व्यक्ति था अलीवर्दी खां को, कोई डरपोक नहीं समझिए, काफी योग्य व्यक्ति था। इसके समय में क्या था ना कि बंगाल जो है, ये बंगाल का काफी ज्यादा विकास हुआ था, काफी ज्यादा फला बढ़ा था। यही किसके समय में, तो यही समय में बढ़ा था, या अलीवर्दी खां के समय में ये काफी फला बढ़ा था। तो अलीवर्दी खां क्या करता है कि 1751 ईस्वी में मराठा से संधि करता है,
ठीक है। संधि के तहत क्या होता है, 1751 ईस्वी में क्या करता है, संधि करता है। ये संधि के तहत क्या होता है कि जो उड़ीसा जो प्रांत है, ये उड़ीसा प्रांत किसे दे दिया गया, ये बोला कि मराठा को दे दिया कि ठीक है तुम रखो, लेकिन हमको तंग नहीं करना। तो बोला कि ठीक है, आपको कोई तंग नहीं करेंगे। तो बोला कि इतना से हम नहीं होगा, अभी और चाहिए। तो बोला कि क्या चाहिए, मराठा बोला कि इतना से नहीं होगा, हमें और चाहिए। तो बोला कि क्या, तो बोला कि 12 लाख रुपया और चाहिए, ये भी सालाना, ये चौथ के रूप में हमें दीजिए। चौथ एक कर था, चौथ जो था ना एक कर था। चौथ कर वो होता था कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हमारे तरफ से कोई हमला आप पर नहीं होंगे, यानी कोई आप पर हमला करेगा तो हम रक्षा करेंगे, ये चौथ होता था। ठीक है, ये 12 लाख रुपया। अब उसके बाद ये क्या होगा, बंगाल अब पूरी तरह से शांत हो गया कि इस पर जब हमला करने वाला है अब कोई नहीं करेगा, इधर से इसके सुरक्षा की गारंटी मिल चुकी है। ठीक है, यानी मराठा लोग हमें सुरक्षा करेंगे 12 लाख रुपया दे करके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या होता है ना कि ये जो अलीवर्दी खां जो है ना, ये अलीवर्दी खां यूरोपीय लोगों के बारे में कुछ बात बोलता है। बात क्या बोलता है ना, ये कहता है कि यूरोपीय लोग जो है ना ये मधुमक्खी की तरह है। किसके तरह है, मधुमक्खी की तरह है। अगर इसे छेड़ोगे तो डंक मार मार के क्या कर देंगे, तुम्हें जान मार देंगे। और इससे कुछ नहीं करोगे तो ये क्या होंगे, शहद की तरह तुम्हें मध देंगे, यानी क्या करेंगे, मध आपको पिलाएंगे, लेकिन छेड़ना इसे नहीं है। ठीक है, ये कौन थी, इसका स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि अचानक 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की 1756 ईस्वी में अचानक मृत्यु हो जाती है। जब अचानक मृत्यु हो जाएगी तो इसके पास कोई बेटा भी नहीं था, इसका सिर्फ और सिर्फ 3 बेटियां थी। और तीनों बेटियां कौन कौन थी वो हम देख लेते हैं। तीनों बेटियां जो थी ना, ये 3 बेटी ही थी। एक का विवाह हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है, एक का विवाह हुआ था पूर्णिया में हुआ था, और एक का विवाह हुआ था ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। ये पटना में जो विवाह हुआ था ये छोटी बेटी थी। ये छोटी बेटी का नाम क्या था, अमीना बेगम नाम था। इसका बेटा कौन था, तो इसका बेटा था सिराजुद्दौला। ठीक है, और ये पूर्णिया में जो विवाह हुआ था, ये पूर्णिया में विवाह हुआ था मैमूना बेगम का। ठीक है, ये मैमूना बेगम का बेटा जो था, ये मैमूना बेगम का बेटा का नाम था शौकत जंग। ठीक है, ये शौकत जंग किसका बेटा था, मैमूना बेगम का। और ये ढाका में जो विवाह हुआ था उस बेटी का नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम था, इसका कोई बेटा नहीं था। ठीक है, ये विरोध की थी लेकिन कम विरोध की, सबसे ज्यादा विरोध ये कर रही थी कौन, यही मैमूना बेगम का बेटा शौकत जंग। अब क्या है कि अलीवर्दी खां मृत्यु से पहले ही सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त कर चुका था, यानी घोषित कर दिया था कि हमारे मरने के बाद कौन नवाब बनेगा, तो सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब बनेगा। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा था, तो यही मैमूना बेगम विरोध कर रही थी, और उसका बेटा कौन था, शौकत जंग। ठीक है, क्योंकि बनता तो अब शौकत जंग ही बनता अगर ये नहीं बनता तो, लेकिन अलीवर्दी खां किसे घोषित कर दिया था, यही सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया था। तो अब ये काफी ज्यादा विरोध कर रहा था, तो सिराजुद्दौला सोचा कि इसे काहे नहीं लपेट देते हैं, इसे काहे नहीं हम लपेट देते हैं। तो ही कुछ सैनिक लेकर के ये पूर्णिया की ओर चल देता है, कौन, सिराजुद्दौला, कि चलो अपना चेला चपाटिया लेकर के चल देता है कि चलो उसे भी देख लेते हैं। जाते 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 क्या होता है ना कि मनिहारी नामक स्थान पर दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और दोनों के बीच में युद्ध होता है तो इसे मनिहारी में क्या कर देता है, ये सिराजुद्दौला लपेट देता है। किसे लपेट दिया, तो यही शौकत जंग को वहां पे इसे क्या कर देता है, लपेट देता है। तब क्या अब इसे विरोध करने वाला कोई है, कोई नहीं है। अब ये स्वतंत्र रूप से बंगाल का नवाब बना हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही महीनों के बाद क्या होता है कि 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ये सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हमने चर्चा किया था कि सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ प्रारंभ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, कब वह स्टार्ट हुआ था, तो 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा हम वैसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना। अगर किन्हीं को लगता कि आता ये ऐसे क्या है, आता केवल हम ऐसे पढ़ा देते, ऐसे बोल देते, ऐसे ऐसे कर देते, तो आपको भी मजा नहीं आता। जब ऐसे करना रहता ना तो आप क्यों नहीं आप घर पे बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ
जरूरत यही है कि जो चीज समझ में नहीं आया है ना, आप चीजों को कहानियों के थ्रू बताइए ताकि माइंड में रह सके, क्योंकि इतना सारा पढ़ना रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसे थोड़ा सा हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब जब इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तो जब इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तो इंडिया में भी जो लोग थे ना, ये फ्रांसीसी और कौन, इंग्लैंड वाले, सोचा कि काहे नहीं हम अपने अपने किला को किलेबंदी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि डर था इसे भी। तो ये फ्रांस जो था, जो चंद्रनगर को क्या कर लिया, किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया, यानी घेरा डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाउंड्री मारना स्टार्ट कर दिया। ये कलकत्ता को बाउंड्री मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप बताइए कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहां की राजा की आप अनुमति लीजिएगा ना? तो बोले कि हाँ लेंगे। अब जिसमें आप अनुमति नहीं लीजिएगा तो वो राजा आपसे खफा हो जाएगा। तो ये बात सिराजुद्दौला को पता चला। तो पता चला कि ये अंग्रेज और ये फ्रांसीसी जो लोग हैं ना, ये अपना अपना किला का क्या कर रहा है कि बाउंड्री दे रहा है। तो इसे गुस्सा आ गया। किसे गुस्सा आ गया? सिराजुद्दौला को, कि अच्छा ऐसा काम कर रहा है, हमसे बिना पूछे हुए ही। तो अब ये गुस्सा हो गया। तो गुस्सा होने के बाद में बोला कि उसे बुलाओ। दोनों को बुलाया गया। तो बुलाया गया तो ये फ्रांसीसी वाले को बोला कि देखो तुम क्या करना, किलेबंदी नहीं करना। तो बोला कि ठीक है साहब, नहीं करेंगे किलेबंदी, छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इसे भी माना किया था, अंग्रेज को भी माना किया था कि तुम भी किलेबंदी नहीं करना, लेकिन इसकी बात को अवहेलना कर देता है। किसकी बात को? सिराजुद्दौला की बात को अवहेलना कर देता है कि यार क्या कर लेगा हमको। ठीक है, कौन? ये अंग्रेज थोड़ा टेढ़ किस्म का आदमी था। तो ये बोलता है कि क्या कर लेगा, छोड़ देता है, इन किलेबंदी करना स्टार्ट कर देता है। अब बताइए, राजा की बात को आप नहीं मानिएगा तो क्या होगा, हश्र क्या होगा, समझ रहे ना? यानी नवाब की बात को आप ठुकरा दिए। तब इससे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद में क्या करता है कि अपना चेला चपाटिया को उठाता है सिराजुद्दौला, और कासिम बाजार जो है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। सब अंग्रेज को मार करके क्या कर देता है, भगा देता है। चल निकलो 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 निकलो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि विलियम फोर्ट पर लगभग ये किला है, ये 5 दिन का घेराबंदी करता है। ये 5वें दिन क्या होता है, ये किला को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और ऐसा घटना है कि एक छोटा सा कमरा है। ठीक है, ठीक है, ये 14-15 फीट का कमरा है। इसमें क्या करता है कि 146 व्यक्ति को जिंदा डाल देता है। एक जैसे में छोटा सा एक कमरा, समझ सकते हैं ना, जो हम लोग के पास में जो कमरा होता है उसी तरह का एक छोटा सा कमरा में क्या करता है कि 146 व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके डाल देता है। और सुबह पहर मात्र 23 व्यक्ति क्या करता है, जिंदा बचता है। यानी 123 व्यक्ति लपेटा गया। ये ऐसा ऐसा घटना कौन बताता है? तो ऐसा घटना बताता है हॉलवेल ने। इसे हॉलवेल की घटना बोलते हैं। इसे हॉलवेल एक व्यक्ति है, वही बताते हैं। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था, लेकिन हॉलवेल जो था, यही 23 गो में से बचा हुआ व्यक्ति था। यही बताता है कि सिराजुद्दौला इतना दर्दनाक खौफनाक गुस्से में था कि आप सब सोच सकते हैं कि 146 गो को जिंदा एक कमरे में डाल करके कूच दिया, मारा नहीं था, बंद कर दिया था। और सुबह पहर सिर्फ और सिर्फ 23 व्यक्ति बच करके निकला था। कई इतिहासकार इसे सच मानते हैं और कई इतिहासकार इसे सच नहीं मानते हैं। और ये सभी से डर डर के मारे क्या करता है कि गवर्नर एक ड्रेक था। ठीक है, गवर्नर कौन था? ड्रेक। और एक सेनापति मिंची। देखा कि ये सिराजुद्दौला काफी गुस्सा में, काफी फायर हुआ है, तो ये डर के मारे क्या कर दिया, भाग जाता है। क्योंकि अब जो कासिम बाजार किसके अधिकार में आ गया, ये किसके अधिकार में, सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया। विलियम फोर्ट किसके अधिकार में आ गया, सिराजुद्दौला के अधिकार में अब आ गया। तो अब क्या करता है कि अंग्रेज का गवर्नर कौन था, कैप्टन ड्रेक। और फिर एक और कौन है, सेनापति था कौन, मिनचिंग। ये बंगाल की खाड़ी जो आप इस समय इधर देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक फुल्टा द्वीप है। ठीक है, ये फुल्टा द्वीप पर क्या करता है कि भाग जाता है। देखा कि ये काफी ज्यादा गुस्सा में है, कहीं हम लोग को भी ना लपेट दे। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि भाग जाता है। भाग गया। अब भाग गया तो अब ये खबर किसे, कहां पे जाता है, तो अब जाता है नीचे साउथ की तरफ। अब थोड़ा सा कहानियां में हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि देखिए पीछे जब हम पढ़ रहे थे ना, जैसे में पीछे हमने पढ़ा था कि देखिएगा ये हमारा इंडिया है, अब यहाँ पे बंगाल है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि कर्नाटक का युद्ध पढ़ा था ना, कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ा था 1740 ईस्वी से कब हुआ था, 48 ईस्वी तक। ठीक है, फिर द्वितीय युद्ध पढ़ा था 1751 से लेकर के कब तक,
55 तक, पढ़ा था ना। अब देखिएगा ये इसी के बीच में समय हो रहा है, यानी द्वितीय युद्ध में, द्वितीय युद्ध किसके, पौंडीचेरी के संधि के तहत क्या हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया था। अब देखिएगा कि नीचे में स्थितियां अंग्रेज की काफी अच्छी हो चुकी थी, नीचे में स्थितियां काफी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि इधर बंगाल, इधर बंबई भी किसे मिल चुका था, किसे मिल चुका था, अरे पुर्तगाली से किसे मिला था, तो पुर्तगाली से मिलेगा अंग्रेज को। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे सूरत है, सूरत में भी अपना फैक्ट्री को स्थापित कर चुका था, यानी स्थितियां इधर से अच्छी हो चुकी थी। अब ये सभी का सूचना नीचे जाता है वाटसन के भी, वाटसन के पास में। अब क्या होता है कि वाटसन के पास में सूचना जाता है कि देखिए ना ऐसा ऐसा हुआ है, सिराजुद्दौला हम लोग को मार के भगा दिया है, जो हम लोग अभी कहाँ आए हुए हैं, फुल्टा द्वीप पर आए हुए हैं। अब नीचे से क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव अभी नेतृत्व वही कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या होता है कि सेना आता है नीचे से, ठीक है, यही यानी दक्षिण भारत से सेना आता है, काफी संख्या में सेना आता है कि अच्छा अब हम देख लेते हैं सिराजुद्दौला को कि वो क्या कर लेगा से, ठीक है। तो अब काफी मात्रा में सेना आता है, तो अब सिराजुद्दौला सोचता है कि क्यों लड़ाई झगड़ा, गुस्सा गुस्सा में तो उतना हो गया, अब इतना सारा सेना लेकर के आया है, छोड़ो ना संधि कर लेते हैं। दोनों को मन था, ऐसा नहीं कि एक ही को मन था। तो ये अलीनगर की संधि होती है, क्या होता है, अलीनगर की क्या होती है, संधि होती है। ये अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है कि अलीनगर के संधि के तहत जो भी किलेबंदी का काम चल रहा था, तो देखिएगा फिर से समझिएगा, अलीनगर की संधि किसके किसके बीच होगी, तो अलीनगर की संधि किसके किसके बीच होगी, तो यही रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होगा, और किसके बीच में होगा, सिराजुद्दौला के बीच में होगा, यानी दोनों के बीच में हो रहा है। तो कब हो रहा है, तो 1756 ईस्वी में हो रहा है। 1756 ईस्वी में अलीनगर की क्या हो रही है, संधि हो रही है। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था, अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है कि परिणाम क्या निकलते हैं, वो परिणाम को हम देख लेते हैं। परिणाम में क्या निकलता है कि जो अंग्रेज का क्षेत्राधिकार था ना, उसे वापस कर दिया जाए। तो यानी जो आप कासिम बाजार लिए थे, विलियम फोर्ट लिए थे, वो सब हमको पहले दीजिए, तो बोला कि ठीक है ले लो, यानी क्षेत्राधिकार क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया, ठीक है। अब जो सिक्का ढाला था ना, ये सिक्के को ढालने की मंजूरी मिल गई, ये सिक्का ढालना को क्या कर चुका था, ये मंजूरी मिल चुका था। तीसरा सबसे अच्छा और का क्या हुआ कि ये जो किला का जो दुर्गीकृत किया जा रहा था, किलेबंदी किया जा रहा था, उसे कोई रोक टोक नहीं करेगा, यानी कोई रोक टोक नहीं करेगा, हम किलेबंदी करेंगे। तो बोला कि ठीक है करो, कोई बात नहीं है। और बोला कि हमें हर्जाने के रूप में भी पैसा दीजिए। कौन बोल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, तो कुछ पैसा हर्जाने के रूप में भी दे देता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हो रही है, तो अलीनगर की संधि किसके बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा है 1756 ईस्वी में, ठीक है। फिर अलीनगर की संधि के तहत ये पूरा क्षेत्र जो सिराजुद्दौला लिया था वो किसे अब मिल जाता है, तो सिराजुद्दौला जिसे लिया था तो अब किसे मिल जाता है, यही रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज को वापस मिल जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करता है कि कुछ समय के बाद की बात हम बताते हैं, अंग्रेज, ये कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये देखिए, इसको मिटाते हैं, ये कुछ समय के बाद क्या करता है, ये अंग्रेज जो है, ये चंद्रनगर है, ये चंद्रनगर किसके नेतृत्व में, किसके अधिकार में है, तो ये फ्रांसीसी के अधिकार में है, ये फ्रांसीसी के अधिकार में भी चंद्रनगर है। अब ये चंद्रनगर को क्या करता है कि वाटसन, नीचे से जो आया था वाटसन आया था, और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव, ये दोनों ने क्या करता है कि ये चंद्रनगर को फ्रांस से छीन लेता है, क्योंकि ला यानी चंद्रनगर का जो किला था वो चंद्रनगर को क्या कर लेता है, छीन लेता है। कौन छीन लेता है, तो यही अंग्रेज छीन लेता है। सॉरी सॉरी लैग कट गया था, तो हम फिर से देखते हैं कि कहां तक थे। हमने देखा था कहां तक कि ये चंद्रनगर की जो बस्ती थी, ये चंद्रनगर की बस्ती कौन छीन लिया था, तो ये चंद्रनगर की बस्ती छीन लिया था अंग्रेज। तो चंद्रनगर किसके अधीन में था, तो ये चंद्रनगर फ्रांसीसी के अधीन में था। तो जैसे ही ये बस्ती छीन लेता है, तो इसकी सूचना अब किसके पास जाएगी, सिराजुद्दौला के पास जाएगी। तब सिराजुद्दौला क्या कहता है
अंग्रेज को कि तुमने ना अलीनगर का जो संधि किया था मेरे साथ में, उस संधि का तुमने उल्लंघन किया है, उस संधि का तुमने उल्लंघन किया है। अब इससे खफा हो गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इससे खफा हो गया क्योंकि ये अपने मनमाने ढंग से काम करना चाहता था और इसकी कामों में अड़ंगा कौन डला दिया? अब ये सिराजुद्दौला, क्योंकि ये संधि का उल्लंघन बात कह करके इस पर क्या कह रहा था? अड़ंगा डाल रहा था। कौन डाल रहा था? सिराजुद्दौला। अब इस बात से खफा हो गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव खफा हो गया तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ये सिराजुद्दौला जो है ये सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। मतलब अब ये दिमाग में उसी टाइम इसे बैठ गया कि अब इसे जो नवाब का पद इसे दिया गया है अब इसे हम हटा सकते हैं, यानी हटाने का पूरा फिराक में लग गया कि अब इसे हटा ही दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। कौन? तो यही रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सिराजुद्दौला के जो अधिकारी थे ना, जो सैनिक वगैरह ये सब जो मेन मेन जो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी, इससे क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। किससे संतुष्ट नहीं थे? तो सिराजुद्दौला से संतुष्ट नहीं थे। तो इसी बात का फायदा उठाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? फायदा उठाता है। फायदा उठाने के क्रम में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति से क्या करता है? ये अमीन चंद्र, एक व्यक्ति कौन है? अमीन चंद्र। ये अमीन चंद्र से क्या करता है? संपर्क स्थापित करता है कि तुम ना हमें सिराजुद्दौला के जो मेन मेन अधिकारी है उससे हमें बात करवाओ। समझ रहे? रॉबर्ट क्लाइव किससे संपर्क करता है? अमीन चंद्र से। अमीन चंद्र से संपर्क करता है और कहता है कि तुम हमें जो सिराजुद्दौला के जो मेन मेन अधिकारी है उससे हमें संपर्क करवाओ, बात करवाओ, हमें उससे बात करना है। और रिश्वत देता है। रिश्वत देने के फिराक में अपने पक्ष में इसे क्या कर लेता है? मिला लेता है कि तुम मेरे पक्ष में रहो, मेरे साथ ही रहो, उसकी सारी सूचना हमें देते रहो, ठीक है, नहीं तुम मेरे तरफ से काम करते रहो, तुम्हें पैसा कौड़ी दिया जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे ही अमीन चंद्र जब मिलता है तो इसके तरफ में अब कौन कौन आ जाते हैं? तो अब इसे मिटा देते हैं। सबसे पहले अब जो मेन मेन है, जो मेन मेन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जो सिराजुद्दौला जो है, ये सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति है, ये मेन सेनापति कौन है? तो मेन सेनापति है, एक है मीर जाफर। सेनापति कौन है? तो मीर जाफर, ये मेन सेनापति है। और मेन सेनापति को ये रॉबर्ट क्लाइव ऑफर क्या देता है? ये रॉबर्ट क्लाइव कि तुम हमारे साथ रहो, ठीक है, और तुम्हें क्या किया जाएगा? बंगाल का नवाब हम बना देंगे। किसे ऑफर दे रहा है? ये रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव किसे ऑफर दे रहा है? मीर जाफर को कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, ये तुम मेरे तरफ से रहोगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। और क्या था कि सिराजुद्दौला के तरफ से जो अधिकारी थे जो इस साइड में आ गए थे, रॉबर्ट क्लाइव के तरफ में कौन कौन आ गया था? एक था कौन? राय दुर्लभ। एक था कौन? राय दुर्लभ था। और एक था कौन था? यार लतीफ था, ठीक है। ये सभी व्यक्ति जो थे ना, ये सभी व्यक्ति किसके तरफ से अब थे? तो अब रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से थे, ठीक है। अब क्या करता है कि जैसे ही इतना व्यक्ति इसके पक्ष में आ जाते हैं, पक्ष में थे, तब ये जो बोला था, कौन बोला था? ये सिराजुद्दौला बोला था कि तुमने ना अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। तो इस बात से तो खफा तो था ही, और एक तरफ क्या कर रहा था? अपने जो व्यक्ति है उससे क्या कर रहा था? अपने पक्ष में कर रहा था, यानी सिराजुद्दौला का जो सेनापति था और जो मेन मेन अधिकारी था उससे अपने पक्ष में कर रहा था। और इस बात से खफा हो करके क्या करता है ये रॉबर्ट क्लाइव? कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या कर देता है? युद्ध का ऐलान कर देता है कि तुम हमसे फरिया ही लो एक बार, ठीक है। तो क्या होता है कि ये रॉबर्ट क्लाइव किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है? तो सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का क्या कर देता है? ऐलान कर देता है। और ऐलान करने के बाद में क्या होती है कि पलासी नामक स्थान पर दोनों की सेना कहाँ मिलती है? पलासी। ये पलासी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, ठीक है। पलासी पश्चिम बंगाल में एक जगह है। तो कब मिल रही है? तो 1757 ईस्वी को क्या होती है? पश्चिम बंगाल में 20 जून 1757 ईस्वी को क्या करती है कि मिलती है। कहीं कहीं 20 जून देता है, कहीं कहीं 23 जून देता है। तो ये
ये छोटा डेट अब बिल्कुल नहीं याद कीजिएगा, इससे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा डेट एक ही तो नहीं याद करना, हमें और भी चीज को पढ़ना रहता है। दोनों की सेना क्या होती है, मिलती है। एक तरफ कौन है, अंग्रेज है, तो एक तरफ कौन है, तो एक तरफ कौन है, सिराजुद्दौला है, ठीक है। अब दोनों की सेना क्या हो चुकी है, आमना सामना हो चुकी है। अंग्रेज की तरफ से कितने कौन कौन सैनिक है, तो अंग्रेज की तरफ से 950 गो पैदल सैनिक है, ठीक है। तो क्या इस हम डाटा याद करना पड़ेगा, नहीं, इस हम डाटा को याद नहीं करना है, ठीक है। 50 गो क्या है, तो 50 गो नाविक है, और 2100 क्या है, तो 2100 भारतीय सैनिक है। अब देखिएगा, ये अंग्रेज की तरफ से सिर्फ इतना ही लोग है, यानी मुश्किल से लगभग लगभग 3100 से 3200 सैनिक इसके पास में है अंग्रेज की तरफ से। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है, तो नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। और इसके पक्ष में कौन कौन है, तो अभी हमने बताया कि इसके पक्ष में कौन कौन है, मीर जाफर, मीर जाफर है। फिर उसके बाद एक ठो और कौन है, राय दुर्लभ है, और फिर एक ठो और कौन है, यार लतीफ है, और एक ठो और कौन है, जगत सेठ है। ये सभी के सभी व्यक्ति जो है ये किसके तरफ से हैं, अभी किसके तरफ से, तो रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से। अब क्या होता है कि इस तरफ जो है सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 की सेना है, और इस तरफ सेना कितनी है, 3100 3200 के आसपास में सेना है। अब जब जैसे ही युद्ध का ऐलान होता है ना, एक बिगुल फूकी जाती है कि युद्ध स्टार्ट किया जाए, तो दोनों तरफ से हमला स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ सेना आमने सामने भी होती है, और कुछ होते हैं टुकड़ियां आगे पीछे से घेरे हुए रहते हैं। यानी एक सेना की टुकड़ियां, सेना जो होती है कई टुकड़ियों में बटी हुई होती है, ताकि हम रणनीति तरीके से उस पर हमला कर सके, ताकि हमें जीतने में क्या हो, आसानियां हो, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, युद्ध का ऐलान होता है, तो युद्ध का ऐलान में दोनों तरफ से हमले होते हैं। तो ये जो मेन जो कौन था, मीर जाफर मेन सेनापति था, ये अपने सेना को आक्रमण करने का ऐलान ही नहीं देता है, और उस तरफ से अंग्रेज जो था तबातोड़ हमला चालू कर रखा था। क्योंकि ये मीर जाफर तो मिला हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था, और इसके जो मेन जो अधिकारी थे वो भी रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था। अब क्या होता है कि सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि काफी संख्या में सेना मारे भी जा रहे हैं, ठीक है। और ये मीर जाफर कुछ को एलाव नहीं कर रहा है, तो भगदड़ मच जाती है अपने सैनिकों में। तब क्या करता है ये ही मीर जाफर सिराजुद्दौला को कि आप ना ये युद्ध के मैदान से चले जाओ। किसे बोल रहा है, ये सिराजुद्दौला को, जो मेन राजा है, नवाब है, उसे बोला जा रहा है। किसे द्वारा, ये मीर जाफर के द्वारा, कि तुम क्या करो, ये युद्ध से चले जाओ, यानी आप युद्ध से चले जाइए, हम इस युद्ध को क्या करेंगे, संभाल लेंगे, जो आपकी जान ज्यादा कीमती है। ये बात सुन करके सिराजुद्दौला सोचता है कि चलो ठीक है, चल ही जाते हैं, नवाब है। जैसे ही ये आगे जा रहा था, तो इसे रास्ता में ही पता चल जाता है, पता चल जाता है कि ये मीर जाफर जो है ये अंग्रेज की तरफ से क्या है, मिला हुआ। क्योंकि नवाब है तो नवाब को तो कोई ना कोई तो बता ही देगा, राजा है तो ना, तो उसे कोई ना कोई तो बता ही देगा। अब इसे पता चल जाता है कि ये मीर जाफर जो था, ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध में क्या होता है कि मीर जाफर ये अंग्रेज की तरफ से मिला हुआ था, क्योंकि इसकी काफी संख्या में सेना मारी जा चुकी थी, किसकी, सिराजुद्दौला की, ठीक है। अब जब मीर जाफर उस तरफ से मिला हुआ ही है, तो अब तो सोचा कि अगर हम वहां पे जाते हैं, अपने अड्डे पर जाते हैं, तो हमें भी ये मार देगा। तब ये भाग करके कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। अब ये मुर्शिदाबाद चला गया, और मुर्शिदाबाद गया तो इसका बेटा कौन है, मीरन, इसका बेटा कौन है, मीरन, किसका, मीर जाफर का बेटा मीरन है। ये मीरन क्या करता है, ये मीरन ये मुर्शिदाबाद जाता है, और सिराजुद्दौला को क्या कर देता है, हत्या करवा देता है। यानी सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, ये हत्या करवा दिया। कौन, मीर जाफर का बेटा कौन, मीरन, सिराजुद्दौला को क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। और हत्या करवा देता है तो ये तो खत्म हो गया। अब वादे के मुताबिक, अब तो देखिएगा अब क्या होगा, अब मामला देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, अब एक चीज और हम बताते चलते हैं कि युद्ध कब हो रहा है। तो प्लासी का युद्ध देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हो रहा है, तो 1757 ईस्वी में हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ना, तो शुरू में भी ले सकते थे, और लास्ट में जब हटेंगे तो भी ले लीजिएगा। अब देखिएगा, ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो गया था। तो कहाँ कहाँ हुआ था, ये प्लासी में हुआ था। प्लासी कहाँ है, तो ये प्लासी पश्चिम बंगाल में है। अगर कोई पूछ देगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है,
ठीक है, ये भागीरथी नदी के किनारे, ये वो भागीरथी जो एक ठो वहां उत्तराखंड में है, जो वो वाला भागीरथी, यहाँ भी एक नदी है, उसे ये जो गंगा जो है ना, उसे कुछ टाइम के लिए भागीरथी एक धारा बढ़ जाती है, वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ऐसे हमें पता है कि जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी, समझ रहे ना, तो इसे भी क्या भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल में है उसे भी भागीरथी के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि वादे के मुताबिक, वादा कौन किया था? अंग्रेज। अंग्रेज वादा क्या किया था कि हम तुम्हें क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो 1757 ईस्वी में अब कौन बन रहा है बंगाल का नवाब? मीर जाफर। कौन बन रहा है? तो मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन रहा है। अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा तो क्या करेगा कि अब देखिए ये क्या क्या करता है, सो पहले देखिएगा। 1757 ईस्वी में ये वादे के मुताबिक बन गया, काफी खुश था ये मीर जाफर, काफी खुश था कि हम बंगाल का नवाब बन गए, ये ऐसे वैसे पूरा एकदम मजे में था। मजे में था तो इसने क्या किया, अंग्रेजों को उपहार स्वरूप में क्या किया कि अंग्रेजी जो सेना थी तो नाविक वाला था, यानी अंग्रेजी सेना को क्या करता है, ये 50 लाख रुपया देता है। किसके लिए? सुदृढ़ करने के लिए, कि आओ सेना को और बढ़ाओ, ठीक है। 50 लाख रुपया कौन दिया? तो यही मीर जाफर दिया। फिर क्या करता है, जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था ना, तो रॉबर्ट क्लाइव को उपहार स्वरूप 2,34,000 रुपया दिया, यानी लगभग लगभग 2.5 लाख रुपया उपहार स्वरूप में दिया। आज से कम तो 300-400 साल पहले की बात बता रहे हैं। 2.5 लाख रुपए काफी मायने रखते हैं, आज भी 2.5 लाख रुपए काफी मायने रख रहे हैं। तो आज से 300-400 साल पहले की हम बात बोल रहे हैं, यानी कितना सारा रुपया दिया। ये कितना किसे दिया? तो यही मीर जाफर किसे दे रहा है? रॉबर्ट क्लाइव को दे रहा है। अब क्या होता है ना कि कुछ भी पैसे की कमी होती है, यानी थोड़ा सा भी पैसा का कमी होता है, कुछ भी, यानी पैसा का मशीन समझ के रख लिया किसको? मीर जाफर को। यानी रॉबर्ट क्लाइव को थोड़ा सा भी पैसा का दिक्कत हो, सीधा मीर जाफर के पास पहुंचे और कहा कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, यानी एक दुधारू गाय की तरह इसे इस्तेमाल करने लग गया, ठीक है। पैसा सिर्फ लूटने लग गया, किसे? मीर जाफर से। मीर जाफर को इस गलती का एहसास हो गया कि हमने ना जो दगाबाजी किया था सिराजुद्दौला के साथ में, वो अच्छा नहीं किया था, वो गलत किया था। क्योंकि ये अंग्रेज जो था ना, ये अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ पैसा हमसे लूट रहा है। अंग्रेज हमसे सिर्फ और सिर्फ पैसा लूट रहा है। तब क्या होता है कि 1759 ईस्वी में हमने बताया था कि बेदरा का युद्ध होता है। तो बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो यही इंग्लैंड और डच के बीच में होता है, जिसमें किसकी हार होती है? तो डच की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और इंग्लैंड के क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। 1759 ईस्वी की बात है, देखिएगा यहाँ पे बना है कब? 1757 ईस्वी में बन चुका है। फिर इसके 2 साल बाद ही बेदरा का युद्ध होता है। इसे एहसास कुछ ही समय के बाद हो चुका था कि हमने ना गलती किया है। अब क्या करता है ये मीर जाफर ना, अप्रत्यक्ष रूप से डच की तरफ से पक्ष लेना चालू कर देता है, क्योंकि इसे एहसास हो गया कि अंग्रेज ना हमें यूज कर रहा है, हमें यूज कर रहा है। तो ये डच की तरफ से क्या करने लग गया? इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसकी सूचना यानी भनक अंग्रेज को लग जाती है, ठीक है। जब लग जाती है तो अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि इससे कहता है कि हम क्यों ना हटा देते हैं, इसे क्यों ना हटा देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आप बहाना बताइएगा ना कि क्यों हम हटा रहे हैं, बहाना तो बताइएगा। क्योंकि अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव पैसा जो मांग रहा था ना, रॉबर्ट क्लाइव अब बार बार ज्यादा था तो पैसा मांगता था, तो मीर जाफर अब पैसा देने से भी इनकार कर देता था, कि बार बार अब पैसा देना बंद कर चुका था। तो इससे खफा होकर के 1760 ईस्वी में क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज इसका दामाद, मीर जाफर का दामाद कौन है? मीर कासिम, ठीक है। ये मीर कासिम को क्या कर देता है? बंगाल का नवाब बना देता है। बंगाल का क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, आगे देखिएगा। फिर से एक बार जो बंगाल का जो पूरा नवाब जो चला था ना, एक बार हम नवाब को चल देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा, चल देते हैं। देखिएगा 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब सबसे पहले कौन बना था? तो मुर्शिद कुली खां बना था। ये मुर्शिद कुली खां बना था। अब इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी थी।
फिर उसके बाद इसका दामाद कौन था? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन बना था। ये शुजाउद्दीन की मृत्यु कब हो चुकी थी? 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, क्योंकि 1727 ईस्वी में ये बना था, ठीक है। अब जो 1727 ईस्वी में जब ये बना था तो 1739 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसका बेटा बनता है कौन? सरफराज। सरफराज की मृत्यु कब होती है? तो 1740 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कौन बनता है? तो अली वर्दी खां। अली वर्दी खां बनता है। अली वर्दी खां के बाद फिर कौन बनता है? इसका नाती बनता है कौन? सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला बनता है। अब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाता है 57 में, तो 57 के बाद फिर कौन बन रहा था? मीर जाफर। अब मीर जाफर को किससे शक होता है कि ये डच से मिला हुआ है, इसीलिए इसे 60 में भी पद से क्या कर देता है? अंग्रेज हटवा देता है। क्या हटवा देता है? फिर इसके बाद किसे बनाता है? तो इसी का दामाद है कौन? मीर कासिम। ये मीर कासिम को क्या कर देता है? फिर बंगाल का नवाब बना देता है। और ये मीर कासिम ना काफी तेज तर्रार था, ये अंग्रेज की चाल से पहले ही वाकिफ था, इसलिए ये अपनी राजधानी को सबसे पहले मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित करेगा? तो मुंगेर स्थानांतरित करेगा। ये मुंगेर बिहार में, और वहां पे यूरोपीय मॉडल पर बंदूक के कारखाने स्थापित भी करेगा। तो ये पार्ट ना हम अगले दिन पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कहीं पे खामियां होगी तो भी बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो भी बताइएगा। अगर आपका सपोर्ट करने का इच्छा करता है तो सपोर्ट कीजिएगा, अगर नहीं इच्छा करता है तो जैसी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।